हेलो फ्रेंड्स, ये संविधान का पार्ट 1 है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। मतलब ब्रिटिश सरकार के हाथों में कब से कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1858 से, और क्राउन के हाथों में ये चला गया 1858 से। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा। अर्थात कि ये ताज का शासन 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चला। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय कौन थे? भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता एम.एन. राय ने सुझाव दिया कि अपने सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार दिया गया है यहाँ पर। जैसे देखिए, कंपनी का शासन कब से शुरू हो रहा है? 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन है। और ताज का शासन यहाँ पर दिया है कि 1858 से लेकर 1947 तक। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर, जैसा कि दिया गया है कि कंपनी का शासन 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक रही। कंपनी का शासन शुरू हो गया है 1773 से ही। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब कि कंपनी को नियमित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? यह अधिनियम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव ना। और बंगाल का अब गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि इस पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। मतलब इससे पहले जो प्रेसिडेंसी थी कौन कौन सी थी? मद्रास, बम्बई और बंगाल थे। ये तीनों अलग अलग थे। अब
इस अधिनियम के आने से मद्रास और बम्बई ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हो गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय, जैसा कि जानते होंगे कि 1774 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? लॉर्ड इम्पे। कौन बनाए गए थे? लॉर्ड इम्पे। अब देखिए आप, जैसे कि एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा इसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। यह अधिनियम अब खत्म हो